हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं हिंदी के अनेक शब्दों के एक शब्द का पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी की ये सभी टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी क्रम में प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए समुच्चरित, ऑप्शन बी अनुत्तरित, ऑप्शन सी मौन, ऑप्शन डी अनुच्चरित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्चरित होगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या में। जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द होगा अनुच्चरित। ओके, प्रश्न संख्या 42 में पूछ रहा है वाक्यांशों और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, ऑप्शन बी जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक, ऑप्शन सी आंखों से परे प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लौट कर आया हुआ के लिए क्या होगा? प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे वैयाकरण कहते हैं। आंखों से परे परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्यागत है, अन्य युग्म त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न संख्या 43, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जिसका परिणाम ना निकलता हो, ऑप्शन बी जिसका विवाह ना हुआ हो, ऑप्शन सी जिसका विवाह हो चुका हो, ऑप्शन डी जो देखने में प्रीतिकर ना हो। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जिसका विवाह ना हुआ हो। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? जिसका विवाह ना हुआ हो के लिए एक शब्द होगा अपरिणीत। क्या होगा? जिसका विवाह ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपरिणीत। जिसका विवाह हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा परिणीत। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? चलिए बताइए दुर्निवार प्रयुक्त होता है किसके लिए? ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन बी जिस पर वार करना कठिन हो, ऑप्शन सी जिसे देख पाना कठिन हो, ऑप्शन डी जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक, देखिए देखते हैं इसमें। जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुर्निवार। जिसे जीत पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा दुर्जेय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 45, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी युद्धरत, ऑप्शन सी युद्धवीर, ऑप्शन डी युयुत्सु। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी युयुत्सु। ओके, चलिए देखते हैं इसमें इसकी व्याख्या में। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा युयुत्सु। जो युद्ध करता हो उसे योद्धा कहते हैं। जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। ठीक, जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। प्रश्न संख्या 46, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। ऑप्शन ए विस्थापित, ऑप्शन बी अवस्थापित, ऑप्शन सी संस्थापित, ऑप्शन डी संस्थाजित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विस्थापित। चलिए देखते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द होगा विस्थापित। संस्थापित विशेषण है जिसका अर्थ निर्मित, बैठाया हुआ या संचित होता है। जिसका अर्थ निर्मित, बैठाया हुआ तथा संचित होता है। चलिए
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 47। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहेंगे उसे? ऑप्शन ए दुरतिक्रम, ऑप्शन बी दुरधिगम, ऑप्शन सी दुरभिसंधि, ऑप्शन डी दुरभियोजन। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दुरभिसंधि। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। देखिए, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहेंगे? एक शब्द में दुरभिसंधि कहेंगे। ठीक, प्रश्न संख्या 48। देखिए 48 में क्या पूछा है? सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। चलिए बताइए क्या है? ऑप्शन ए उत्तरापेक्षी, ऑप्शन बी उत्तरण, ऑप्शन सी प्रत्युत्तर, ऑप्शन डी उत्तरोत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्युत्तर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्तर। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। देखिए अपेक्षा है, ये अनपेक्षा गलत लिखा है। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। प्रश्न संख्या 49। खोज करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अन्वेषक, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अन्वित, ऑप्शन डी निवेशक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्वेषक। चलिए देखते हैं आगे इसकी व्याख्या में क्या दिया है। खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अन्वेषक, जिसकी उपमा ना हो अनुपम, जिसकी उपमा ना हो अनुपम। निवेश करने वाला निवेशक कहलाता है। निवेश करने वाला निवेशक। चलिए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। ऑप्शन ए वाग्दत्ता, ऑप्शन बी वाग्दान, ऑप्शन सी वाग्बद्ध, ऑप्शन डी वाग्विदग्ध। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वाग्दत्ता, ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया, उसके लिए वाग्दत्ता शब्द होगा। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहा जाता है। ठीक, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। वाक चतुर को क्या कहते हैं? वाग्विदग्ध। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 में क्या पूछ रहा है? मदिरा पीने का प्याला, यानी जिस बर्तन पे मदिरा पी जाती है उसको क्या कहते हैं? मदिरा पीने का प्याला को क्या कहेंगे? मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी चषक। क्या होगा? ऑप्शन डी चषक। चलिए देखते हैं व्याख्या में। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होगा चषक। चश्म का अर्थ क्या होता है? नेत्र अथवा आंख होता है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए स्त्री प्रेमी, ऑप्शन बी स्त्रैण, ऑप्शन सी स्त्रियोचित, ऑप्शन डी त्रियावशी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रैण होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। स्त्रैण का अर्थ जनखा, जनाना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 53। जो जोता बोया ना गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आकर्षित, ऑप्शन बी आकृषित, ऑप्शन सी ऊसर, ऑप्शन डी अकोर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी आकृषित होगा। ठीक, चलिए देखते हैं व्याख्या में।
जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आकृषित। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे कहेंगे ऊसर। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए सर्वभक्षी, ऑप्शन बी सर्वहारी, ऑप्शन सी सर्वग्राही, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, सब कुछ खाने वाले को क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। ठीक, सर्वाहारी ऑप्शन में नहीं है कहीं, सर्वहारी दिया है जो कि गलत है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द होगा सर्वाहारी, सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी, जो सब कुछ ग्रहण करता है, जो सब कुछ ग्रहण करता है सर्वग्राही। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए समावर्जन, ऑप्शन बी समावास, ऑप्शन सी समावरण, ऑप्शन डी समावर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समावर्तन होगा। ठीक, चलिए व्याख्या देखते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसके लिए एक शब्द होगा समावर्तन। प्रश्न संख्या 56, प्रतिपदा का उपर्युक्त अर्थ है। प्रतिपदा का उपर्युक्त अर्थ है क्या होगा? ऑप्शन ए एकादशी, ऑप्शन बी पूर्णिमा, ऑप्शन सी विरोधनी, ऑप्शन डी पक्ष की पहली तिथि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पक्ष की पहली तिथि। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पक्ष की पहली तिथि को क्या कहते हैं? प्रतिपदा। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। देखिए, मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी, मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि। फिर गौर करिए, मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग इसको जरा ध्यान से पढ़िए। प्रश्न संख्या 57, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहेंगे? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ठीक, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। प्रश्न 58 देखते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए कीमती, ऑप्शन बी अमूल्य, ऑप्शन सी बहुमूल्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमूल्य। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा अमूल्य। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसके लिए एक शब्द बहुमूल्य होगा। प्रश्न संख्या 59, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। ऑप्शन ए मितव्ययी, ऑप्शन बी मितव्यय, ऑप्शन सी मिताहारी, ऑप्शन डी मितहारीन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिताहारी। ठीक, चलिए देखते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए क्या कहते हैं? मिताहारी। ओके, कम या नपा तुला खर्च करने वाला के लिए क्या कहेंगे? कम या नपा तुला खर्च करने वाला के लिए क्या कहेंगे? मितव्ययी। चलिए प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शिष्य, ऑप्शन बी आश्रमवासी, ऑप्शन सी विद्यार्थी, ऑप्शन डी अंतेवासी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतेवासी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ में एक काम और करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।